हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस 2023 से 24 के लिए जो आपकी क्लास 9 है उसकी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपना बैच जो है 2023 से 24 का वो स्टार्ट कर दिया है एंड ऑलमोस्ट हम अपना फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं साइंस का। एंड जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसके एक्सप्लेनेशन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। तो अगर आपने उसे नहीं दिखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आपको इन शॉर्ट वीडियो यानी कि एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा चैप्टर कवर कराया जा रहा है, साथ में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं इजी लैंग्वेज में, ताकि आप सभी को ऐसा ना लगे कि ज़्यादा ही हार्ड है। एंड सेकेंडली जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं ओवरऑल एनसीईआरटी का ले रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सभी एनसीईआरटी से ही आपकी जो नोट्स हैं, आपकी जो एमसीक्यूज हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये वीडियो रहने वाली है स्टेम के लिए भी एंड एएफपीएस के लिए भी, क्योंकि आप सभी को पता है कि एएफपीएस जो है यानी कि साइंस की जितनी भी क्लासेस होंगी अब वो एएफपीएस को देखनी है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपने चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है सो आप उसे भी देख लीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्लेलिस्ट की, बिकॉज आप सभी को पता है कि एएफपीएस में भी अब इस बार जो है क्लास 6 से 8 की साइंस आ रही है एंड हम सभी को उसे अच्छे से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 के एमसीक्यूज कराऊंगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल, यानी कि इनमें से कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो केवल और केवल कब रिप्रोडक्शन करता है, जब वो एक होस्ट सेल के इनसाइड होता है, यानी कि होस्ट सेल जो होस्ट सेल है उसमें होता है। क्योंकि आउटसाइड नहीं बोला है, यहाँ पे इनसाइड बोला है, तो पूरी बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड है वायरस, थर्ड है आपका अमीबा एंड फोर्थ है आपका फंगस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वायरस इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा इसका वायरस करेक्ट आंसर, अभी उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम एमसीक्यूज के साथ इसके जो एमसीक्यूज है उसमें जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं हम उनकी भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बिकॉज हमें एक ही खाली एक जो आपका ऑप्शन है उससे काम नहीं बनेगा। आप जब तक सभी जो आपके रहते हैं ऑप्शंस उनकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता होती है एंड देन आप अच्छे से अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपका वायरस जो है वो केवल और केवल ऐसा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने सभी जितने भी उसके जो लाइफ प्रोसेस होती है वो क्या करता है, वो इनसाइड अ होस्ट सेल करता है। यानी कि जब वो होस्ट सेल में होता है तभी वो उसको करता है। आउटसाइड जब वो होता है तब वो मोस्टली क्या होता है, तब वो हमेशा इनएक्टिव जो है वो रहता है। एंड आपको पता होगा वायरस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे वायरस के फोटोज लगाए हैं, फोटोग्राफ्स हैं बहुत सारे वायरस के। तो आई थिंक आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जो हम जितना हम देखकर पढ़ते हैं उतना हमें सुनने से नहीं आएगा। इसीलिए जब हम मूवीज देख रहे होते हैं तो मूवीज हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, और फिर अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं तो थोड़ी सी उसकी क्लिप देखते हैं हमें सब कुछ दोबारा से क्या हो जाता है, दोबारा घूम जाता है हमारे माइंड में। क्यों घूमता है, क्योंकि हम उसे देख रहे होते हैं पूरे अपने एक लगन के साथ। इसीलिए खाली सुने नहीं, देखें, क्योंकि देखने से चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। इसलिए मैं हमेशा पिक्चर्स जो है उन्हें लगाने की कोशिश करती हूं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय अ वायरस इज डैश, यानी कि इनमें से देख के जल्दी से बता दो कि कौन सी डिजीज जो है वो वायरस के थ्रू होती है ह्यूमन बींग्स में। फटाफट से बताओ इसका आंसर जल्दी से। कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल पूरे तरीके से फ्री है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। एंड आप सभी को पता है कि अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो उसे भी बताया जाता है हमारे चैनल पर। कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप उसमें कमेंट कीजिए एंड आपके कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फ्लुएंजा, बिकॉज हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसमें वायरस की वजह से कौन सी डिजीज यानी कि कौन सी बीमारी जो है वो वायरस की वजह से लगती है। तो एक इन्फ्लुएंजा जो है एक टाइप की बीमारी होती है, ये जो है ह्यूमन बींग्स में बेसिकली वायरस की वजह से लगती है। एंड किस वायरस की वजह से लगती है, तो इसके वायरस जो है उसका नाम भी इन्फ्लुएंजा ही होगा, ठीक है। तो कलर चेंज करें, राइट। बेसिकली कुछ इस शेप का होता है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, इस शेप का आपको ये दिखेगा। एंड इसके वजह से जो ह्यूमन बींग्स है उसमें बीमारी लगती है, ठीक है, वायरस की वजह से। तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, टाइफाइड इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। जो टाइफाइड है वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में वायरस पूछा गया था, इसलिए हम वायरस जो है उसी को करेंगे। और किस वायरस, जो बैक्टीरिया है टाइफाइड, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो बेसिकली होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो अपनी संख्या को कह सकते हैं हम कि 20 मिनट में, 20 मिनट्स में अपनी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी करता है, यानी कि उसको दुगनी कर देता है। जैसे कि मान लीजिए अभी वो उसकी जो क्वांटिटी है वो मान लीजिए 2 है, 3 है, तो आफ्टर 20 मिनट्स उसकी जो क्वांटिटी होगी वो उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। और साल्मोनेला जो आप जैसे कि हम कच्चा दूध पी लेते हैं तो उसमें बेसिकली पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई गाय का दूध पीता है, जैसे मोस्टली तो हम पैकेट्स का पीते हैं, सभी कोई पैकेट्स का पीते हैं, लेकिन कोई कोई जो गाँव के साइड रहता है एंड जो सिटी में भी रहता है जिसको स्पेशली काउ मिल्क, बफेलो मिल्क जो है वो पसंद होता है,
विदाउट पैकेट का और वो उसे कच्चा पीता है तो उसमें बेसिकली आपका साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो मिलता ही मिलता है। एंड ये पर्सन्स के कॉन्टैक्ट से भी होता है। जैसे कि अगर मेरे को साल्मोनेला मेरे जो बॉडी है उसमें है तो अगर कोई मुझसे संपर्क करता है, मेरे पास आता है, मेरे से कॉन्टैक्ट करता है तो उसको भी ये हो सकता है, यानी कि बात करते हैं हम आपस में, बोलते हैं, बैठते हैं, तो उस वजह से हो सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो साल्मोनेला है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है क्योंकि वो फैलता है। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट आपकी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एन अमीबा। जो डिसेंट्री है जो वो बेसिकली किसकी वजह से होते हैं, अमीबा की वजह से होती है, जिसको हम प्रोटोजोआ बोल देते हैं। एंड जो आपका क्लोरा है वो किसकी वजह से होता है, वो आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। विब्रो क्लोरा जो है वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो ये सभी ऑप्शंस ऑलमोस्ट आपके बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं। इस वजह से जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ से, 1 सेकेंड, जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ से वो आपका हो जाना है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने इन्फ्लुएंजा किया है वो अपने लिए क्लैपिंग कर सकता है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय मेडिसिन कोल्ड। यानी कि जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो किन मेडिसिन से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, किन मेडिसिन के थ्रू हम उन्हें किल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पेन किलर, सेकंड है आपका एंटीबॉडीज, थर्ड है आपका एंटीबायोटिक्स एंड फोर्थ है आपका वैक्सीन्स। तो सबसे पहले जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, इतने हम इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। तो जो बेसिकली पेन किलर्स होती है वो क्या होती है, पेन किलर्स ऐसी मेडिसिन होती है जो हमें पेन से रिलीफ फील कराती है। जैसे कि अगर किसी की अभी अभी सर्जरी हुई है, कुछ भी सर्जरी लगा लीजिए, ठीक है, कोई भी मतलब ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो उसके जो बॉडी है उस पर, विच मीन्स क्या है, उस पर कुछ भी रेजर का काम जो है वो हुआ है और उसमें अभी घाव जो है वो बचा हुआ है, तो घाव बचा हुआ है तो घाव को नहीं सुखाएगी पेन किलर, वो ओनली एंड ओनली पेन से रिलीफ कराएगी। ठीक है, सेकंड है आपकी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो हम सभी को पता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम में अपने आप ही होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपकी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने में सहायता हमें देती है, यानी कि अच्छा हमें हेल्प करती है। और वैक्सीन जो है, वैक्सीन्स प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। यानी कि जैसे अभी कोरोना वायरस जो है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ था एंड इनफैक्ट अभी भी है और चाइना में कितना ज़्यादा पीक पर पहुंच गया है, तो उस केस में ओवरऑल जो हमारा वर्ल्ड है उसमें वैक्सीनेशन हुआ था। इनफैक्ट आप सभी को भी हुआ होगा, जो भी आप एज जो है आपकी होगी 18 से बिलो जितने भी थे उनका हुआ था। समथिंग कुछ एज ऐसी थी कि 15 से अबव होने चाहिए एंड 18 से बिलो। तो मेरे ख्याल से आप में से कुछ बच्चों का हो सकता है वैक्सीनेशन हुआ हो। तो वैक्सीनेशन का सबको पता है कि वो इम्यून बूस्टर एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको अच्छा करता है। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कुछ इसी तरीके के होते हैं एंड मतलब ये सब तो मेडिसिन तो आपको पता है कैसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज। यानी कि जब हम ब्रेड जो है उसके डो को बनाते हैं तब कौन सी जो गैस है वो रिलीज होती है, कौन सी गैस निकलती है। तो देखो आप सभी ने कभी ना कभी आटा जो है वो अपनी मम्मी को लगाते हुए देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आज देख लेना। ठीक है, आप देखोगे वो बिल्कुल सही रहता है, उसमें कोई खराबी नहीं होती। जितना साइज उसका होता है ना, 1 घंटे बाद भी उसका साइज जो है उतना ही रहता है, उसके साइज में कोई भी जो इंक्रीमेंट है वो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम उसमें यीस्ट नहीं डालते हैं या फिर हम उसमें कोई सोडा नहीं डालते हैं जिससे कि वो फूल जाए। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं जिससे कि वो फूल जाए, वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए और बड़ा उसका साइज जो है पहले से इंक्रीज हो जाए। ठीक, लेकिन जो हमारी ब्रेड बनती है, ब्रेड का जो डो होता है उसको हमें फुलाना होता है, क्योंकि ब्रेड आप सभी ने देखी है, जब हम ब्रेड को बनाते हैं ब्रेड के बनने के बाद वो फूल जाती है। जितना हम ब्रेड को पहले देखते हैं वो उतनी नहीं रहती है, उससे वो फूलकर बड़ी हो जाती है और फ्लफी भी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, खाने में टेस्टी लगती है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आटा ऐसा होता है यीस्ट डालने से पहले, और यीस्ट डालने के बाद आटा कुछ इस तरीके का हो जाता है, फुला फुला सा लगता है, गुदगुदा सा होता है। उसमें हम अपनी उंगली और हाथ डालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि इसमें हवा भरी हुई है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, कौन सी जो गैस है उसकी वजह से होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, 1 सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यू टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय यीस्ट। जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कौन करता है, यीस्ट जो है वो करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज राइजिंग द डो एंड मेक द ब्रेड फ्लफी। तो डो का जो साइज है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट कर देता है यीस्ट। और ये गैस कौन सी रिलीज करता है, हमेशा याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये है, द डिजीज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट। यानी कि ऐसी डिजीज बताओ इनमें से देख के जो कि किससे होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और स्प्रेड यानी कि फैलती किसकी वजह से है, इंसेक्ट की वजह से फैलती है। ठीक है, इंसेक्ट कोई भी हो सकता है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, और भी छोटे मोटे जो होते हैं इंसेक्ट्स उनको। तो इसमें ऑप्शंस आपके बहुत सारे दिए हुए हैं। तो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको वो बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है उसे जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा पढ़ाने का कितना बेनिफिट होता है। आप
सभी को कितना समझ में आता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप मेरे से पढ़ने के बाद बुक को नहीं उठाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरे से पढ़ रहे हो फिर भी आपको बुक को उठाकर एक बार जल्दी जल्दी रीड आउट कर लेना, या फिर जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ उसे जल्दी जल्दी रीड आउट कर लो। उससे आपका ये बेस्ट रहेगा कि आपने एक तो पहले देखा, सुना और आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा। दूसरा, जब आप उसको रीड करते हो, समझ के रीड करते हो, तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। इसीलिए जो मैंने बताया है उसे फॉलो करना है। तो आपका करेक्ट आंसर सबने बता दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है एक मॉस्किटो की वजह से, ठीक है। तो मॉस्किटो की वजह से मलेरिया जो है वो स्प्रेड होता है, फैलता है। और बेसिकली वो होता किसकी वजह से? वो होता है प्रोटोजोआ की वजह से। तो मलेरिया इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ नेम्ड प्लाज्मोडियम विच इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज यानी कि मच्छर की वजह से, ठीक है। और अदर जितने भी ऑप्शंस थे वो आपकी वायरल डिजीज थी, ठीक है, जो कि आपका रॉन्ग आंसर है। तो जो आपका बोल सकते हैं प्रोटोजोआ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, शेप इस तरीके की होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबको मजा आएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी की जो वीडियो थी वो बताई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे देखो। और मैंने ये भी बताया था कि रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो बच्चों को कंफ्यूजन जो थी वो दूर हो गई थी। अगर किसी बच्चे ने अभी भी नहीं देखा है तो उसे जाके देखो। मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये बताई थी कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उसमें से एक भी लाइन, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है। पढ़ने का मतलब कि आपको पहेली और बूझो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं क्लास 6 से 8 तक के, उनको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो आपको दिए किस वजह से गए हैं, इसी वजह से दिए गए हैं ताकि आपको छोटी छोटी चीजें जो है क्लियर हो सके। तो उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है पहेली डंग टू पिट्स, यानी कि दो, मतलब कुछ हम बोल सकते हैं दो पिट लेती है वो ए एंड बी इन हर गार्डन, यानी कि वो दो बोल सकते हैं कि गड्ढे खोद देती है ए और बी। और उसमें जो ए पिट होता है, शी पुट अ पॉलिथीन बैग पैक्ड विद सम एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी कि जो ए है हमारा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जो हमारा पिट ए है उसमें वो क्या करती है, उसमें वो एक पॉलिथीन बैग में पैक्ड जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको डालती है, ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट कुछ भी हो सकता है आपका, एग्रीकल्चर में हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमारे जो पौधे होते हैं छोटे छोटे जो कि वीड्स हम बोलते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो उसको पॉलिथीन में अच्छे से पैक करके, पॉलिथीन मीन्स पन्नी में, उसमें अच्छे प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उसमें अच्छे से पैक कर देती है। और जो बी है यानी कि पिट बी है, उसमें वो क्या करती है, उसमें भी सेम काइंड ऑफ वेस्ट जो है उसको डालती है, बट विदाउट पैकिंग, यानी कि उसमें वो पैक नहीं करती है, वो पॉलिथीन जो है उसको पैक नहीं करती है, ठीक है, विदाउट पैकिंग के उसको डालती है। शी देन कवर्ड बोथ द पिट्स, यानी कि दोनों ही उन गड्ढों को वो क्या कर देती है, सॉइल से ढक देती है, कवर कर देती है। व्हाट डिड शी ऑब्जर्व आफ्टर अ मंथ, यानी कि वो एक महीने के बाद क्या ऑब्जर्व करेगी, हमें ये बताना है। तो जल्दी से बता दो कि वो क्या ऑब्जर्व करेगी। देखो सिंपली देखो, जो पिट ए है यानी कि जो गड्ढा ए है उसमें वो क्या कर रही है, पॉलिथीन को अच्छे से पैक करके, पॉलिथीन के अंदर क्या एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको अच्छे से पैक करके और डाल देती है। और जो पिट बी है उसमें वो पॉलिथीन जो है वो विदाउट पैकिंग के उसमें डालती है, सेम काइंड ऑफ वेस्ट यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है उसको डालती है। तो क्या होगा, जो वो क्या नोटिस करेगी वन वन बात। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, डिकम्पोज होता है तो वो हमें एक मैन्योर के रूप में मिलता है, ठीक है। मैन्योर जब हमें मिलती है, खाद जब हमें मिलती है, आई थिंक आपको इतना सब तो क्लियर होगा कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। अगर वो नहीं पता तो चैप्टर 1 जो है उसे देखो, मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसमें जाके देख लेना। तो जो मैन्योर है जब वो बन जाती है तो हमें यही तो बताना है कि पहली उसको ऑब्जर्व क्या करेगी 1 मंथ बाद। तो इसमें ऑप्शंस है वेस्ट इन पिट ए डिग्रेडेड फास्टर दैन इन पिट बी, यानी कि जो ए है वो जल्दी से डिग्रेड हो जाएगा पिट बी के कंपेरेटिवली। बी ऑप्शन है वेस्ट इन पिट बी डिग्रेडेड फास्टर दैन दैट इन पिट ए, यानी कि जो बी पिट है वो जल्दी से डिग्रेडेड हो जाएगा कंपेरेटिवली पिट ए के। और सी है वेस्ट इन बोथ पिट्स डिग्रेडेड ऑलमोस्टली इक्वल, एंड डी है आपका वेस्ट इन बोथ पिट्स एंड डिड नॉट डिग्रेड एट ऑल। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझे पता है मेरे सभी बच्चे आंसर करते हैं, तो जल्दी से करके जल्दी से बताओ, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बेसब्री रहती है। जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स चेक करना बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मैं आपके सभी कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, ताकि मुझे एक बोलते ना संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने जो भी पढ़ा है उसका कम से कम बच्चों को वो समझ में तो आ रहा है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा अभी देखते हैं। जो आपका पिट बी था वो क्यों जल्दी डिग्रेड करेगा पिट ए के कंपेरेटिवली, अभी इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। बिकॉज वेस्ट इन पिट बी डिग्रेड फास्टर देन वेस्ट इन पिट ए, बिकॉज पॉलिथीन इन पिट बी इज ओपन, क्योंकि जो पॉलिथीन थी वो पिट बी में क्या थी, वो ओपन थी। मैंने कहा था ना कि वो पैक नहीं है, ऐसे ही उसने डाल दिया। और इस वजह से क्या है, वो क्या करती है, वो रिसीव करती है ऑक्सीजन को, और जो उसका पूरा का पूरा कंपोस्टिंग का, डिकम्पोजिशन का जो भी पूरा उसका रिएक्शन होता है वो उसको अच्छे से कर देती है। लेकिन जो आपकी पिट ए है वो क्लोज्ड है पॉलिथीन की वजह से, इस वजह से उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो हमारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मैन्योर में, वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन तो उनको चाहिए ना जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। हर एक एनिमल को, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सबको ऑक्सीजन की नीड होती ही होती है। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, माना मुझे पिक्चर नहीं मिली पॉलिथीन की, तो मैंने इसे बकेट का ले लिया है। तो एक देख सकते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी होगा या ये ज़्यादा जल्दी होगा। ये तो पॉलिथीन में बिल्कुल अच्छे से पैक्ड है। आप सभी को एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपके जो
पैक्ड वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं मार्केट से, आप उन्हें खरीद के लाते हैं और विदाउट उसकी पैकिंग को खोले आप उसे रेफ्रिजरेटर में मान लीजिए 3 दिन रख देते हैं, तो क्या वो खराब होंगे? बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। क्यों नहीं खराब होंगे? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, इस वजह से तो हमने उन्हें पैक किया है ताकि वो खराब ना हो और वो गले सड़े ना, ठीक है, और मतलब वो खाने लायक बचा रहे, ऐसा होता है। लेकिन अगर हमें खुली सब्जियों को बाहर रखते हैं तो वो थोड़े दिनों के बाद क्या होती है, धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या है? मैच द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट गिवन इन कॉलम ए विद द डिस्कवरी मेड बाय दैम गिवन इन कॉलम बी। यानी कि यहाँ पे आपको कॉलम ए एंड बी दिया हुआ है, ये है ए, ये है बी, और इनमें आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने कुछ डिस्कवरीज की है और हमें उनका मैच जो है वो सही करना है। यहाँ पे ये रॉन्ग है, ध्यान रखना, ये जो मैचिंग है ये रॉन्ग है। तो इनमें इन्होंने जो भी कुछ कहा है आप जल्दी से पढ़ लीजिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में कायल लुई पास्चर जो है उसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया है, रॉबर्ट कॉक ने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम को डिस्कवर किया है, और जो हमारा एडवर्ड जेनर है उसने फर्मेंटेशन एंड अलेक्जेंडर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया है। तो क्या ये मैचिंग सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे तो मैंने आंसर कर ही दिया कि ये रॉन्ग है। तो इसकी करेक्ट जो मैचिंग होगी वो क्या होगी वो देखते हैं। इसकी करेक्ट मैचिंग होगी जो लुई पास्चर है उसने फर्मेंटेशन जो है उसको डिस्कवर किया। फर्मेंटेशन सभी को पता है, नहीं पता है तो मैंने वीडियो में अच्छे से बताया है अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। जो रॉबर्ट कॉक है उसने क्या किया है, उसने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम जो है उसकी डिस्कवरी की है। एडवर्ड जेनर जो है उसने स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी की है वैक्सीन, एंड हमारा अलेक्जेंडर जो है उसने पेनिसिलिन की है। तो जल्दी से आपका एक काम देती हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी किस ईयर में की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्विकली फास्ट बताओ। इस वीडियो को पॉज करो और सबसे पहला काम ये करो अब कि जल्दी से जाके इसका आंसर दो मुझे भी तो पता चले कि कितना आता है और कितना नहीं, कितने दूध में हो और कितने पानी में, ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक। और मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे मेरे पढ़ाने के बाद सीरियसली पढ़ते हैं और बुक्स को भी एक बार खोल के देखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है कलर चेंज, इसका आंसर जो है वो क्या होगा? आंसर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी मुझे बताना था कि स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी कब की थी। तो पहले यही देख लेते हैं। जो एडवर्ड जेनर है उनको क्या बोलते हैं? उनको फादर बोलते हैं इम्यूनोलॉजी का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसको फादर बोलते हैं इम्यूनोलॉजी का, तो आपको आंसर करना है एडवर्ड जेनर, ठीक है। ही डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798, करेक्ट। अब इन्होंने एक एक करके, मैंने यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से लिखा है कि लुई पास्चर जो है उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन का प्रोसेस 1857 में बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट माइक्रोब्स कॉजिंग सॉरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, वो मिल्क को खट्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है उसको किया था, एंड पास्चराइजेशन जो है वो भी इन्होंने किया था। वो याद करने के ट्रिक क्या होता है, क्योंकि लुई पास्चर है इस वजह से पास्चराइजेशन जो है वो तो इन्हीं के नाम से हो जाता है डायरेक्टली। और अगर आपको फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन इन सब का नहीं पता है तो पहले यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एमसीक्यूज देखने से पहले प्लीज आप एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखें। तो आपका जो रॉबर्ट है रॉबर्ट इज नोन एज फॉर इज रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजिंग ऑफ एजेंट एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की जो डिस्कवरी है वो इन्होंने की थी। और जो हमारा अलेक्जेंडर है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक मतलब मेडिसिन होती है, उसकी क्या की थी, उसकी डिस्कवरी की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है बहुत सारी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला दिया है। तो मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं क्योंकि आजकल ऐसे आने लग गए हैं। तो असर्शन में दिया हुआ है मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। क्या ये असर्शन सही है? मैंने एक वीडियो बताऊंगी, मैं आपको वीडियो बनाऊंगी मैं इसके ऊपर कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर करो। अच्छे से बताऊंगी कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के इनमें बहुत नंबर कटते हैं। असर्शन मैंने बता दिया क्या है, रीजन क्या है। जो आपका रीजन है वो है कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो जो आपका असर्शन है वो था कि मिल्क जो है वो बैक्टीरियाज की वजह से क्या हो जाता है, कर्ड में बदल जाता है, टर्न जो है वो कर देता है। रीजन इसका दिया हुआ है, यानी कि कथन था, उसका कारण दिया हुआ है कि जो कर्ड है हमारी, जो दही है हमारी, उसमें बहुत सारे वो क्या करते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करती है, जिसमें से स्पेशली हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं ये हमारे लिए। इसलिए हम कर्ड को खाते हैं ना, वरना हमें पता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया है, फिर भी हम इसको खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है और वो हमें कैल्शियम और बहुत सारे अलग जो मिनरल्स एंड विटामिन हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन और असर्शन जो है वो कहीं ना कहीं दोनों ही सही दिए हुए हैं। इस वजह से आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि जो असर्शन है और रीजन है बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, यानी कि जो रीजन है वो अच्छे से जो असर्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने ए को टिक किया है उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 असर्शन इफ यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन, ठीक है। अभी अभी हमने पेनिसिलिन की बात की थी, किन्होंने उसे डिस्कवर किया था, किसने किया था? अलेक्जेंडर ने, ठीक है। तो ये जो था पेनिसिलिन ये कब देते हैं डॉक्टर्स? हमें तब देते हैं, असर्शन में बोला गया है
कि जब आप कभी बीमार होते हो तो डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं जिसके अंदर कुछ कैप्सूल्स आते हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं, मे बी इसको हम पेंसिलिन जो है सच एज पेंसिलिन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट है असर्शन बिल्कुल। अब रीजन पढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। यानी कि जो ये सोर्स होता है मेडिसिन का, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये भी तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जो कि क्या करते हैं, जो मेडिसिन किल कर देती है या फिर स्टॉप कर देती है किसकी ग्रोथ को, जो डिजीज हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से उसको, ठीक है। और इन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी पूरी सही कर रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर डैश ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही लग रहा है मुझे पूरे की पूरी वीडियो में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, फास्ट क्विकली। इसका तो सबको देना है, बिल्कुल सबको देना है। तो बैक्टीरिया जो है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो होते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक ही सेल होता है, ठीक है। मल्टी सेल्युलर कौन होते हैं? हम होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे बहुत सारे पता नहीं कितने करोड़ों कितने सारे हैं अनगिनत सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। बाइसेल्युलर भी होते हैं जिसके अंदर 2 होते हैं, और ट्राइसेल्युलर जिसके अंदर 3 होते हैं, और यूनिसेल्युलर का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक सेल होता है और वो एक सेल जो है वो सभी सेल्स के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन होगी नहीं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, यूनिसेल्युलर। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अगर दिक्कत है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए, और अपडेटेड रहने के लिए साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे भी जाके फॉलो कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है पर्सनली डीएम करो, हम पर्सनली उसका आंसर करते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।